हरिपुर नाम के गांव में सुलभा नाम की औरत अपनी बेटी रचना के साथ रहा करती थी। सुलभा के घर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। सुलभा के पति की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां सुलभा पर आ गई थी। सुलभा के पति खेती में काम किया करते थे। सुलभा के पास दूसरा कमाने का कोई जरिया ना होने के कारण उसने खेती करने का निर्णय लिया। वो अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, मैं सोच रही थी कि मैं आज से ही खेती में काम करना शुरू कर दूं। मगर सुलभा, तू अकेले कैसे इतना सब कर पाएगी? माँ, मैं अपने हीरा और कल्लू के साथ खेती का काम आसानी से कर लूंगी। अब मेरे पास पेट भरने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बूढ़ी दादी बड़ी दुखी मन से, हाँ बेटी, जाओ और मन लगाकर अपना काम करो। जी माँ। ऐसा कहकर सुलभा खेती में काम करने के लिए चली जाती है। वो दिन भर हीरा और कल्लू की सहायता से खेती का काम करती थी। सुलभा की बेटी रचना दोपहर का खाना लेकर खेत में चली जाती है। तभी अपनी माँ से, माँ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। रचना, तुम इतनी दूर क्यों आई? मैं ही थोड़ी देर में घर आ जाती बेटी। माँ, मैं स्कूल से आज जल्दी आई थी तो इसीलिए खेत में चली आई। रचना हीरा और कल्लू के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। हीरा, कल्लू, तुम भी बहुत थक गए होंगे ना? मैं तुम्हारे लिए अभी हरी घास लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रचना थोड़ी हरी घास लेकर आती है। हीरा और कल्लू हरी घास देखकर बहुत खुश हो गए और वो दोनों हरी घास खाने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा खेती पर बहुत ध्यान दिया करती थी। खेती करते करते सुलभा अपने परिवार तथा बैलों का भी ख्याल रखा करती थी। ये देख हीरा और कल्लू बहुत खुश थे। एक दिन बूढ़ी दादी और सुलभा फसल काटने के लिए इस खेत में गए हुए थे। तभी फसल काटते समय सुलभा के पैर के पास एक बहुत बड़ा सांप आया। हीरा ने सांप को देख लिया। तभी हीरा दौड़ते हुए सुलभा के पास आया। हीरा को ऐसा दौड़ता देख सुलभा बहुत डर गई। तभी हीरा ने सुलभा के पास आकर अपने सींगों से उस सांप को उठाया और दूर फेंक दिया। ये देख सुलभा और बूढ़ी दादी की आंखों में पानी आ गया। सुलभा हीरा से, तुम दोनों ना होते तो मेरा क्या होता? आज तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ। ऐसा कहकर सुलभा हीरा के गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी उनके पास आकर हीरा के कंधे पर बड़े प्यार से सहलाती है और कहती है, सुलभा, ये दोनों सच में तुम्हारे बेटे ही हैं, जिन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई है। हीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी और सुलभा अपना काम करने के लिए चली जाती है। हीरा भी खेत के बाहर कल्लू के पास जाकर घास खाने लगता है। सुलभा तो उन दोनों की जोड़ी देखकर और उनका खुद के प्रति प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन सुलभा और बूढ़ी दादी जल्दी घर लौट आई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा अपना काम बड़े मन लगाकर कर रही थी। एक दिन खेतों में आग लग जाने के कारण सभी किसानों की फसल जलकर राख हो गई। ये देख सुलभा और सभी गांव वाले बहुत डर गए थे, बहुत दुखी भी हो गए थे। घर आकर सुलभा अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, हमारे खेत की सारी फसल जलकर राख हो गई है। अब हम इस साल क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम इतनी चिंता मत करो सुलभा, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आएगा। माँ, हल कहाँ से निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर सुलभा सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी रचना सुलभा के पास आकर, माँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ मेरी बच्ची। सुलभा और रचना की बातें बाहर खड़े हीरा और कल्लू सुन लेते हैं। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी कल्लू हीरा से, हम अगर मालकिन की कोई मदद कर सकते तो कितना अच्छा होता। हे भगवान, तुम हमारी मालकिन की सहायता करो। हमारी मालकिन अकेली ही घर की सारी बागडोर संभाल रही है। हे प्रभु, सच में हमारी मालकिन की मदद करो, वो बड़े संकट में है। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू भगवान की मन ही मन प्रार्थना करते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश पड़ा और एक देवी वहां प्रकट हो गई। देवी माँ हीरा और कल्लू से, हीरा, कल्लू, तुम दोनों अपनी मालकिन की मदद करना चाहते हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। तुम्हारे मालिक के बाद इस घर को सच में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे।
तुम्हारी शक्ति के दम पर तुम तुम्हारी मालकिन की मदद कर सकोगे। और मैं तुम दोनों को एक और वरदान देती हूँ, तुम दोनों अब आदमियों की तरह बोल सकते हो। इसकी वजह से तुम तुम्हारी मालकिन को मन की बात बता सकोगे। ऐसा कहकर देवी हीरा और कल्लू को आशीर्वाद देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। तभी हीरा और कल्लू सुलभा को आवाज देते हैं। मालकिन, मालकिन, बाहर आइए मालकिन। ऐसा कहकर दोनों सुलभा को आवाज देते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर सुलभा बाहर आकर देखती है तो उसे कल्लू और हीरा के अलावा वहां कोई नहीं दिखता। तभी कल्लू और हीरा सुलभा से, मालकिन, हम बोल सकते हैं। तुम बोल सकते हो? मगर कैसे? एक प्राणी भी बोल सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मालकिन, हमें देवी माँ से वरदान मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और देवी माँ ने हमें बहुत शक्तिशाली भी बना दिया है। अब हम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं और अब हम आपकी हर तरह की सहायता कर सकते हैं। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ये सब सच है मालकिन। ऐसा कहते ही सुलभा दोनों की पीठ बड़े प्यार से थपथपाती है। उन दोनों के कंधे पर हाथ फेरकर सुलभा घर में चली जाती है। वरदान की वजह से हीरा और कल्लू आज बहुत खुश थे। अगले दिन हीरा और कल्लू को घास डालने के लिए सुलभा आती है। तभी हीरा सुलभा से, मालकिन, इस साल की प्रतियोगिता में हम दोनों भाग लेंगे और जीतेंगे भी। आप वहां जाकर हमारा नाम देकर आइए। वो प्रतियोगिता बहुत खतरनाक होती है हीरा, मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती। मालकिन, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ देवी माँ का वरदान है और आपको इससे थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मैं नाम लिखवा कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुलभा वहाँ से चली जाती है और प्रतियोगिता में दोनों का नाम लिखवा कर आती है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वालों के बैल भी शामिल थे। उसी प्रतियोगिता में हीरा और कल्लू दोनों भी शामिल हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। सुलभा भी हीरा और कल्लू के साथ अपनी गाड़ी लेकर आती है। प्रतियोगिता में सुलभा के बैल पहले नंबर पर आकर जीत जाते हैं। सुलभा और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सुलभा को प्रतियोगिता का इनाम 20,000 रुपये दिए गए। सुलभा अपने बैलों के साथ घर लौट आती है। बूढ़ी दादी माँ हीरा और कल्लू की आरती करती है और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए देती है। ये देख कल्लू, दादी माँ, आपने इतना सब हमारे लिए किया। आज तुम दोनों ने प्रतियोगिता जीतकर हमें बहुत मदद की है, इसीलिए। हाँ माँ, आप सच कह रही है। ये दोनों सच में मेरे बेटे ही है। रचना के पिताजी जाने के बाद मुझे इनका बड़ा सहारा मिला। मालकिन, ये आपका बड़प्पन है जो आपने हम जैसे जानवरों को बेटा बनाया। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू उनका खाना खा लेते हैं और आराम करने चले जाते हैं। सुलभा भी 2 बेटे मिलने की खुशी में बहुत खुश थी। आज सुलभा को रचना के साथ साथ जीवन में 2 बेटे और मिले थे। वो भगवान से हाथ जोड़कर, हे भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे बेटे दिए हैं कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ऐसा कहकर सुलभा भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। अब हीरा और कल्लू की सहायता से सुलभा अपने कठिन से कठिन काम कर लिया करती थी। उन दोनों की सहायता से सुलभा अच्छे से जीवन बिता रही थी। इसीलिए दोस्तों, प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर उन्हें भी आदर तथा प्रेम दिया तो वो बदले में हमें प्रेम ही देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं, इसीलिए उन्हें भी आदर और प्यार दे। श्री रामपुर नाम के गांव में मोना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी रमेश एक बड़े कंपनी में काम किया करते थे और माँ सुशीला घर की बागडोर संभाला करती थी। मोना को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उसके माता पिता हमेशा परेशान रहा करते थे। एक दिन मोना के लिए संजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा होने के साथ साथ गुणी और सुशील भी था। संजय अपनी माँ शारदा के साथ मोना को देखने आता है। तभी रमेश जी, आइए आइए, बैठिए। नमस्ते,
आइए ना बहन जी। नमस्ते सुशीला जी। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। सुशीला बहन, लड़की को बुलाइए ना। मैं तो लड़की को देखने के लिए कब से बेताब हूँ। जी शारदा जी, अभी बुलाती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला मोना को आवाज देती है। मोना, बेटी मोना। जैसे ही मोना बाहर आती है, सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। मोना दिखने में बहुत खूबसूरत थी। संजय मोना को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे मोना बहुत पसंद आती है। मोना सबके सामने आकर चाय नाश्ता देती है और उनके सामने बैठ जाती है। उसे देख शारदा, बेटी यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। मोना शारदा के पास बैठ जाती है। शारदा मोना से कुछ बातें करती है। तभी घर वाले मोना और संजय को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। संजय मोना से, जी आपको क्या काम करने में रुचि है? वैसे तो मैं सभी काम करती हूँ, मगर मेरा सबसे फेवरेट काम है ऑफिस का काम। मुझे ऑफिस का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं सुबह शाम आइसक्रीम खा सकती हूँ। अच्छा, आइसक्रीम आपको इतनी पसंद है? जी। संजय और मोना थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और नीचे आते हैं। तभी सुशीला मोना से, बिटिया तुम्हें लड़का पसंद तो है ना? मोना शर्माकर वहाँ से चली जाती है। तभी शारदा अपने बेटे संजय से, तुम्हें लड़की पसंद है संजय? हाँ माँ। संजय के हाँ कहते ही सुशीला सभी का मुंह मीठा करती है। कुछ ही दिनों बाद संजय और मोना की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब सही चल रहा था, मगर मोना की आइसक्रीम खाने की आदत ससुराल में नहीं छूट पाई थी। ये देख शारदा चिंतित रहने लगी। शारदा एक दिन मोना से, अरे बहू, थोड़ा आइसक्रीम कम खाया करो। हमारे घर में दूसरा भी कुछ खाने के लिए बनता है, उसे खाया करो। सासू माँ, आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ। हाँ, वो तो दिखता है, मगर तुम्हें पता भी है इसे खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? सासू माँ, इसके नुकसान के बारे में क्यों सोचती हो आप? ये सोचिए ना, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है जिसे कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। बहू, जब तुम्हें जुकाम, मोटापा या फिर सिर दर्द होगा ना, तब पता चलेगा। जबकि तब देखेंगे सासू माँ। मैं तो इस दुनिया में आइसक्रीम खाने के लिए ही आई हूँ। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाने दो, मैं मेरा काम करती हूँ। शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा बेचारी आए दिन अपने बहू को बहुत समझाती है, मगर मोना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और अपनी सास की बातें टाल देती थी। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त बीतते जाता है। धीरे धीरे मोना के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, मगर मोना उस बात पर ध्यान ही नहीं देती और आइसक्रीम खाती रहती है। धीरे धीरे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। उसका बढ़ता हुआ वजन देख संजय एक दिन मोना से, अरे मोना, जरा खुद की ओर तो देखो, कितनी मोटी लग रही हो तुम। संजय जी, आप और आपकी मम्मी हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं इतनी सी मोटी क्या हो गई? आप तो मुझे बहुत बोलने लगे हैं। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। मोना, तुम्हें आइसक्रीम खाना थोड़ा कम कर दो, नहीं तो तुम्हें शुगर और हार्ट की बीमारी हो जाएगी। आप खामखा ही इतना डर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मोना, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना। आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी। संजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोना दोपहर के समय आइसक्रीम खाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसे अचानक से चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सास मोना को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। वो जल्दी से संजय को फोन करती है और खुद मोना को उठाकर अस्पताल में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में संजय अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करके उसके कुछ टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में डॉक्टर को मोना का शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये देख डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? जी, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू हर रोज आइसक्रीम खाती है और यूँ कहिए ना कि उसे आइसक्रीम के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद इनके आइसक्रीम की आदत ही इनकी शुगर लेवल बढ़ने का कारण है। अगर आप उन्हें सही सलामत चाहते हैं तो आपको उनकी ये आदत छुड़वानी होगी। जी डॉक्टर, मैं उसे कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर संजय मोना से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है।
संजय कमरे में जाते ही मोना से, मोना, तुम्हें अभी भी आइसक्रीम खानी है तो बताओ मुझे, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। कौन सी लाऊं बताओ जरा, वेनिला लाऊं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच? हाँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारी ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है और अब तुम आइसक्रीम तो क्या मीठा तक नहीं खा सकती। क्या? संजय की बात सुनकर मोना जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख संजय मोना से, मोना, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हें कितना समझाया मगर तुमने हमारी एक ना सुनी। मैं इस बात को लेकर नहीं रो रही। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकूंगी इसलिए रो रही हूँ। हे भगवान, क्या करूँ मैं तुम्हारा। ऐसा कहकर संजय मोना के साथ घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोना आइसक्रीम खाने की आदत छोड़ने की बहुत कोशिश करती है। उसके साथ ही वो प्राणायाम और डेली एक्सरसाइज भी करने लगती है। उससे उसका शुगर लेवल कम होने में मदद होती है। साथ ही साथ मोना का मोटापा कम हो रहा है, ये देख घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो संजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो संजय से, संजय जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ कहो मोना, क्या बात है? संजय जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। मोना, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो आज ऑफिस में मिठाई बांटूंगा। माँ, माँ। संजय ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। उनके घर में जैसे खुशहाली छा जाती है। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजय मोना के साथ एक शादी में चला जाता है। वहाँ से लौटते समय उनके कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ संजय को जल्दी होश आ जाता है, मगर मोना को होश ही नहीं आता। उसकी शुगर की बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन क्रिटिकल बन जाती है। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर, मोना की तबीयत कैसी है अभी? उनकी तबीयत तो थोड़ी क्रिटिकल ही है। वो प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और शुगर की वजह से उनकी ब्लीडिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। संजय जी, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है हमें उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी होगी। आपका साइन लगेगा हमें। जी डॉक्टर साहब, अभी करता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर उनके सामने पेपर रख देते हैं और संजय जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर देता है और डॉक्टर मोना की प्री मैच्योर डिलीवरी कर देते हैं। तभी मोना की सास शारदा अस्पताल में आ जाती है। पूरे 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और संजय से, मुबारक हो संजय जी, आपको बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों सही सलामत है। बच्ची अभी कम महीने की होने के कारण हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आ रहा। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संजय और शारदा मोना के पास चले जाते हैं। दोनों को देख मोना बहुत खुश हो जाती है। तभी शारदा मोना से, बहू तुम माँ बन गई हो और मैं दादी बन गई हूँ। मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख शारदा मोना से, आज के बाद बिल्कुल नहीं रोना, समझी? माँ जी, मेरी वजह से मेरी बच्ची आज इस मुसीबत का सामना कर रही है। मैं आज के बाद आप सबकी बातें मानूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। अरे बहू, छोटी छोटी बातें तो वही भूल जानी अच्छी होती है। मैं तो कब की भूल गई और तुम भी जल्दी से घर आ जाओ, समझी? हाँ माँ जी। कुछ दिनों बाद मोना अपने बच्ची को लेकर घर आ जाती है। सब घर के सदस्य मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं। उस दिन से मोना अपने परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ में ही मोना अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को त्याग देती है और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें बड़ों की मानकर अपने जीवन का भला हो सकता है। कौन सी भी चीज ज्यादा मात्रा में खाने से अपने शरीर को हानि हो सकती है। इसीलिए कोई भी चीज एक लिमिट तक ही खानी चाहिए।